साल 2015-16 के बजट में हमने एक नया प्रयोग देखा, सहयोगात्मक संघवाद, जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, और शुरुआत हुई इसी साल। बजट में इसका जिक्र किया गया। हमारे साथ इस वक्त हैं वित्त सचिव और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी देश के रतन पी बटल। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये जो दिशा हमने पहली बार देखी पिछले साल के बजट में कि आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की शुरुआत की और बजट ने साफ तौर पर इसका जिक्र किया, क्या ये दिशा जारी रहने वाली है? जारी रहने वाली है और जारी हो भी गई है, क्योंकि संविधान के मुताबिक हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, मगर इस सरकार ने इस संवैधानिक जो एक वो है बेसिस को एक नई दिशा दी है, जिसको जैसे आपने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका ये मतलब होता है कि हम स्टेट्स को उनके साथ भागीदारी करें, उनको एक एक्स्ट्रा फिस्कल स्पेस दें, लेजिस्लेटिव स्पेस दें, और फिस्कल स्पेस का जो दायरा है वो हमारे मंत्रालय के तहत आता है। और इसके अंदर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म का स्टेप उठाया गया था। ये 14th फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, ये हर 5 साल इसका सिफारिशें देता है। और पूरा इस दफ़ा जो इन्होंने सिफारिश दी थी कि इसका जो डेवोल्यूशन है, जो 32% था 13वीं फाइनेंस कमीशन में, उसको 42 कर दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए। ये पूरा एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये इसकी वजह से पूरा जिस तरह से हम पूरा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अच्छा बदलाव आया है, उसके बहुत अच्छे असर भी हुए। ये सर, ये जो कहा जा रहा है कि 32 से आपने 42% दे तो दिया, लेकिन बहुत सारे स्कीम्स में कटौती की गई है, और वाकई इन टोटो या इन टोटलिटी स्टेट्स को उतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं दिया गया जितना कि एक तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नहीं, ये बल्कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ऐसी चीज़ लोगों को गलत फहमी हो रही है कि साहब वो 42% तो कर दिया गया, एक तरफ डेवोल्यूशन के तौर पे पैसे दिए गए, मगर दूसरी तरफ हमने कुछ प्लान स्कीम्स में काट के पैसे की जो स्टेट्स को फ्लोज हो रहे थे वो कम कर दिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं आपको पूरा इसके अंदर यकीन और आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि बल्कि जो डेवोल्यूशन के बाद जो पैसा गया है स्टेट्स के पास, उसका परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। और कैसे ये हुआ है मैं ये भी समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आप लें 100 रुपये लें एक मिसाल के तौर के ऊपर, पहले इसका 32% स्टेट्स को जाया करता था, अब 42 जा रहा है। इसका असर ये हुआ ज़रूर, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ये भी चाहता था कि इस फिस्कल स्पेस, मतलब ये अनटाइड फंड्स जो स्टेट्स को दिए जा रहे हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज़ बनाए, किस दिशा में अपने स्टेट्स को, हर स्टेट की प्रायोरिटी अलग अलग होती है, और ये एक डिमांड भी थी कि हर स्टेट्स को ये ऑटोनॉमी दी जाए। वो इस बेसिस के ऊपर दी गई। हुआ क्या इसका? सही बात है कि हमारे जो वो थे स्टेट प्लान्स जिनको कहते हैं, हमारा जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है, मान लीजिए नॉर्मली एक 4.5 लाख करोड़ का अगर प्लान बनता है, तो इसके अंदर आधा सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, और आधा जो होता है वो स्टेट्स के अंदर शेयरिंग बेसिस के ऊपर, मोटी मोटी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। और एक बेसिस था इसका कि 75% नॉर्मल स्टेट्स थे, वो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था, और 25% वो स्टेट अपना स्कीम्स के अंदर लगाया करता था। और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, 14 जैसे बॉर्डर एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसके अंदर ये 90-10 का के मतलब 90% का स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, 10% उधर से आएगा। तो ज़रूर इससे हुआ क्या कि हमने, क्योंकि डेवोल्यूशन की वजह से कुछ पैसे यहाँ कम हुए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि शेयर कम हुआ। इसके साथ साथ क्या किया फाइनेंस कमीशन ने, जिसकी लोग कई दफ़ा भूल जाते हैं, कि कई ऐसे स्टेट्स थे जिनके पास रेवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम थी। आंध्र प्रदेश मान लीजिए, एक मिसाल के लिए ले लीजिए, क्योंकि डिवीज़न भी हुआ था आंध्रा तेलंगाना का। तो उन्होंने कहा कि साहब इन लोगों को एक ग्रांट के तौर के ऊपर एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। एक और चीज़ बहुत बड़ी उन्होंने की, जो ग्रांट्स थे अर्बन लोकल बॉडीज़ को या रूरल लोकल बॉडीज़ को,
ये इसके अंदर बहुत बड़ा एक इंक्रीज़ हुआ है। मैं पूछने वाला था कि डायरेक्टली जो पंचायती राज सिस्टम को प्रमोट करने के लिए आपने जो लोकल बॉडीज़ को फंड दिया, वो बहुत सारे लोग उसका जिक्र नहीं करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो क्या ये पैसा डायरेक्टली सेंटर से उन संस्थानों के पास जा रहा है या उसका तरीका नहीं, क्या इसका तरीका ये है क्योंकि हमको अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू देना पड़ता है, मगर इसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। और ये पूरा पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इन ULBs RLBs जिनको बोलते हैं, अर्बन बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ को जा रहा है। और इसके अंदर भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये पैसा वो बॉडीज़ कैसे स्पेंड करेंगी। अच्छा, हमारा पंचायत राज डिपार्टमेंट है जो हैंडल कर रहा है, और अर्बन डेवलपमेंट वालों ने उन्होंने ओवरऑल डायरेक्शन दे दी है कि आप ये देख लें, क्योंकि फाइनेंस कमीशन में भी ये लिखा गया था कि बेसिक एमिनिटीज़ के ऊपर गौर किया जाए या उसको वो दिया जाए। तो ये भी हर छोटी छोटी पंचायत है या अर्बन बॉडी है, वो अपना डिसीजन ले सकती है कि ये जो पैसा आया है हम स्वच्छ भारत अभियान में लगा सकते हैं, रोड में लगा सकते हैं, सोलर का कोई वो प्रोग्राम हो उसमें लगा सकते हैं। ये पूरी छूट इनके पास है। एक और चीज़ उसके अंदर बहुत बड़ी जो की गई है, जिसको हम SDRF बोलते हैं, जो डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, उसका भी पैसा बहुत सारा बढ़ा दिया गया उसके अंदर, डेवल्यूशन के अंदर। और उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। हमारे जो नॉर्म्स जो बदल दिए गए कि अब जैसे ड्राउट पड़ा है या कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सैलाब आ गया, कुछ आ गया, उसके अंदर जिस तरह से हम लोग हेल्प कर रहे हैं स्टेट्स को, उसके अंदर भी बजट्स को बहुत बढ़ा दिया गया है। तो ये एक तरह से कहने का तौर है, ये बहुत ही एक सक्सेसफुल चीज़ रही है गए साल के अंदर, जिस तरह से ये पूरा पैसा स्टेट्स को भी बट रहा है, और जिसके अंदर हम लोग उनके साथ नीति आयोग के थ्रू एक तरह से भागीदारी है, एक साथ साथ काम करते हैं, उसके अंदर कर रहे हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेकर के है। क्या जो पहले स्वरूप था केंद्र की योजनाओं का, जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो एग्जैक्टली वही है या फिर इस डिवोल्यूशन के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ है और इसमें राज्यों की जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ी है? ये तो मैंने आपसे कहा कि राज्यों की जिम्मेदारी इस तरह बढ़ी है कि डेवल्यूशन बढ़ गया है, मगर ये भी हुआ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो थी, क्योंकि इतना सारा जो पैसा डेवल्यूशन के बाद हमारे पास स्टेट्स को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा मतलब वो डेवल्यूशन हो गया, मतलब उसका एक पैसा कम नहीं दिया गया। उसके लिए एक नीति आयोग के अंदर एक कमिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, और उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे बड़े स्टेट्स, स्पेशल स्टेट्स। और उसका जो नतीजा आया उस कमिटी का, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए हम जो ये नॉर्मल स्कीम्स हैं उनको 60-40 के बेसिस के ऊपर, पहले 75-25 की मैंने बात की थी, मगर हमने ये 14 जो स्पेशल स्टेट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं रखा है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि 7 ऐसी कोर स्कीम्स हैं, मनरेगा के एग्जाम्पल, इसके अंदर कोई चेंज नहीं लाया गया है, मतलब जो जैसी हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। और 17 ऐसी स्कीम्स हैं जिनको, क्योंकि बहुत सारी ये बिखर गई थी ये CSS की स्कीम्स, इनको हम लोगों ने एक अम्ब्रेला के बेसिस के ऊपर साथ लाके रख लिया है। इसमें ये 60-40 बेसिस का फॉर्मूला लगाया जा रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो स्टेट्स पे छोड़ दिया गया है कि अगर वो लोग करना चाहें तो उसके ऊपर हम 50-50 बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। मगर जो वल्नरेबल स्टेट्स हैं 14 जिनको स्पेशल कैटेगरी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे एक्सपेंडिचर या प्लानिंग का जो प्रोसेस है, इसके अंदर हमने ट्राइबल सब प्लान को और शेड्यूल कास्ट का जो प्लान होता है, ये हर मिनिस्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं कितना कहाँ जा रहा है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, बल्कि ज़्यादा ही गया है। तो आप कह रहे हैं जो पहले जैसे मिसाल के तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हर मिनिस्ट्री को 10% खर्च करना ही होता था, तो वो अभी जारी है, उसमें कोई भी इंटैक्ट नहीं हुआ है। सर, क्या केंद्र सरकार की जो बजटिंग है या फिर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है, इस प्रोसेस का, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल रहे हैं, उसका क्या असर देखते हैं आप पूरे एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के ऊपर? देखिए, इसके 2 असर होते हैं। एक तो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ठीक रहा है इन गए इस साल, अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ है, मार्च तक है, और उससे पहले भी एक पूरा आधे साल का एक बजट पेश किया करा था।
हमारा जो ग्रोथ रेट है, अगर आप देखें पूरे दुनिया भर में एक भूचाल सा मचा हुआ है। जिस तरह से आप जानते हैं ग्रोथ रेट्स कम हैं, बहुत सारी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स में जैसे लोग कहते हैं खाली इंडिया ही स्टैंड कर रहा है, बाकी सब में काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनको कहते हैं वो ठोस हैं। इसके ऊपर हमने गौर किया है, इसीलिए हम लोग अच्छे खासे चल रहे हैं। और इसके अलावा हमने इक्विटी के ऊपर गौर किया है। ये फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी एक इक्विटी का मामला है कि हर चीज़ ये नहीं कि एक ही जगह लगा दी जाए, इसके अंदर सबकी भागीदारी है, हर सेक्शन की भागीदारी है इसके अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो किसी तबके का आदमी हो, किसी वर्ग का भी आदमी हो, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सर, अगर ओवरऑल बजट में एक्सपेंडिचर साइड को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहें तो बीते साल हमने देखा कि आपने एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, सब्सिडी, इन सब को बिल्कुल इंटैक्ट रखा, बल्कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की। मिसाल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। तो अगर आप कुछ बता पाएँ, मैं जानता हूँ ये बजट का टाइम है, आप ऑब्वियसली इसको आप उसमें कोई खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्रॉड डायरेक्शन है या जो ब्रॉड आपकी सोच है खर्चों को लेकर के देश में, वो थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। खैर, बजट के बाद तो आपको सब बताएंगे क्या हुआ है, मगर ये मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ, अभी अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ साल नहीं ख़त्म हुआ, एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ जो रही एक्सपेंडिचर की तरफ से, और कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल जो मतलब एसेट क्रिएशन में जो जाता है, उसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ रहा है वीज़ वी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, मतलब तनख्वाह में बांट दिया या रेंट पे दे दिया पैसा। तो ये बल्कि हो सकता है, इसके ऊपर एनालिसिस किया भी जा रहा है, कर रहे हैं कि ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ हुई है, क्योंकि हमारा पूरा एक, और ये कई सालों के बाद ऐसा हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में कितना हुआ सर? अभी मैंने कहा कि अभी साल नहीं ख़त्म हुआ है, तो मैं उसके ऊपर परसेंटेज आपको नहीं, मैं खाली ये कह सकता हूँ ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है, और इसको ऑब्ज़र्व भी किया गया है, ये पेपरों वगैरह में भी निकला है, ऐसी चीज़ें इसके बारे में बात की गई है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ रही है। और दूसरी, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर हमारा बहुत अच्छा रहा है इस साल। होता था कई दफ़ा के साथ पैसा बांट दिया, कहीं वो बैंकों में पड़ा हुआ है, स्पेंड नहीं हो रहा है। इस साल इसके ऊपर भी हमने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे हमारी जो रेवेन्यूज़ आ रही हैं और जिस तरह एक्सपेंडिचर हो रहा है, अभी तक फरवरी का महीना है, ये मैच कर रहा है। मतलब जो हमने प्लान किया था हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। बस मैं अभी इस हद तक ही मैं कहना चाहूँगा। सर, अंत में चूँकि आप पूरे देश का बजट बना रहे हैं और खर्चे, आमदनी, हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, जो देश में इकोसिस्टम है इस वक्त, चाहे वो पारदर्शिता को लेकर हो या फिर जो जितनी स्कीम्स हैं उनको रैशनलाइज करके, उनको इंटीग्रेट करके जो डायरेक्शन नया दिखा है सरकार का, उसको लेकर के हो, क्या आप संतुष्ट हैं इस पूरे इकोसिस्टम को लेकर के? जी हाँ, बहुत संतुष्ट हैं, और मेरे ख्याल से जिस तरह हमने प्लानिंग की है उसके असर भी दिख रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसको और हम स्ट्रेंथन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इससे बात करने के लिए।